नमस्कार। हमारे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। तो साथियों, हर चरण की तरह छठा चरण भी पूरा हो गया आज 3 मार्च को शाम 6 बजे तक। वोट प्रतिशत कम हुआ है, लगभग 2% कम हुआ है पिछले साल की अपेक्षा। पिछले साल का मतलब 2017 से 2017 की अपेक्षा 2%। इसी तरह से पिछले चरणों में भी वोट कम पड़ा है। शुरू से ही, पहले चरण से ही 2017 की अपेक्षा वोट कम पड़े हैं। तो 403 में से 349 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। इसे यूं भी कह सकते हैं कि हाथी निकल गई है, बस पूंछ बाकी रह गई। और ये पूंछ भी 7 मार्च को निकल जाएगी। 7 मार्च को 54 सीटों पर चुनाव होगा और उसके साथ ही 7वां चरण खत्म और 10 तारीख का इंतजार रहेगा, 10 मार्च का, जिस दिन भाग्य का फैसला होगा नेताओं के और मुख्यमंत्री के। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे इसी छठे चरण पर और 7वें चरण पर भी बात करेंगे। उसके पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र का एक जलसा है, एक उत्सव है और इसमें सबको शिरकत करनी चाहिए। और लेकिन उम्मीद से कम जब शिरकत होती है तो लगता है कि जैसे देश के साथ, राष्ट्र के साथ अन्याय कर रहा है और वो अन्याय कोई और नहीं, मतदाता कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज 2,14,62,813 लोगों ने तमाम पार्टियों के नेताओं के भाग्य का फैसला किया है। इसमें से पुरुष 1,14,63,113, स्त्री 99,98,313 और अन्य 1,320। अन्य का मतलब कि न वो स्त्री हैं न पुरुष हैं। इशारा आप समझ गए होंगे। शुद्ध भाषा में इन्हें किंकर भी कहा जाता है और वैसे तो बहुत कुछ कहा जाता है। शादियां होती हैं या कोई खुशी का माहौल होता है समाज में, तो नाचने गाने का, तालियां बजाने के लिए बहुत जाने जाते हैं। 1,320 लोग, उन्होंने भी मतदान दिया। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव जैसे जैसे संपन्न हो रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियों के नेता इसे अपने पक्ष में बता रहे हैं। उसकी वजह है कि जो चरण बाकी है, अगर अपने पक्ष में हवा बनाएंगे तो उसमें जो है, हो सकता है कि बेहतर हो पार्टी के साथ, पार्टी को ज्यादा वोट मिले पहले की अपेक्षा। इसलिए सारी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे करती हैं और अपने को भावी मुख्यमंत्री, भावी विधायक घोषित करती हैं। जो भी चुनाव लड़ता है ये समझ करके लड़ता है कि हमें जीतना है, वो चाहे किसी छोटी पार्टी का हो, निर्दलीय हो या फिर बड़ी पार्टी का हो, और पूरी ताकत भी लगाता है, लेकिन जीत उसे ही मिलती है जिसके पक्ष में जनता मतदान करती है और जिसे ज्यादा वोट मिलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में, 2017 के चुनाव में, इन्हीं 57 सीटों में 47 सीटें मिली थी, सिर्फ 10 सीटें बाकी रह गई थी। भारतीय जनता पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी को 5 सीटें मिली थी इन्हीं 57 जिलों में। लेकिन अब देखिए कि इस 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं और समाजवादी पार्टी को कितना मिलती हैं, बीएसपी को कितना मिलती है। साथियों, छठे दौर के चुनाव का सबसे बड़ा आकर्षण यह रहा है कि यहां पर वैसे तो बहुत से सीटों पर कड़ा मुकाबला हुआ,
आमने सामने का मुकाबला हुआ, सीधा मुकाबला भी कहा जा सकता है कि सीधा मुकाबला हुआ, लेकिन 4 से 5 सीटों पर देखा गया है कि त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर जैसे चुनाव क्षेत्रों में सीटों पर कड़ी टक्कर है और यहां पर बहुजन समाज पार्टी भी त्रिकोणीय संघर्ष कर रही है, क्योंकि इन इलाकों में, इन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजातियों की संख्या काफी है, ब्राह्मणों की संख्या भी औसत से ज्यादा है, और इन्हीं अनुसूचित जातियों, जनजातियों, ब्राह्मणों के बल पर कुछ मुस्लिम को भी ले सकते हैं इसमें। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और इन्हीं के दम पर बहुजन समाज पार्टी भी, लेकिन समाजवादी पार्टी की निगाह पिछड़ी जात के वोटों पर है और उनकी संख्या पूर्वांचल में सर्वाधिक है। यहां तक कि अवध क्षेत्र की अपेक्षा भी, या यूं कहें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के अवध तक, वैसे अवध में भी पिछड़ी जातियों की संख्या बहुत है, लेकिन अवध से भी ज्यादा पूर्वांचल में है। आज जहां पर चुनाव हुआ, इन इलाकों में भी, और जहां पर 7 तारीख को चुनाव होगा, 7 मार्च को चुनाव होगा, वहां पर पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों की संख्या ज्यादा है और निर्णायक जीत अगर किसी की हासिल होगी तो वो पिछड़ी जातियों की गोलबंदी से ही होगी। और उसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान नहीं बल्कि 100% सत्य है कि समाजवादी पार्टी ने अच्छी तरह से पिछड़ी जातियों को गोलबंद कर लिया है, चाहे वो निषाद हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी, लोधी, कोई भी जाति है पिछड़ी जातियों में, सभी जातियों के बड़े नेता समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। संजय निषाद हालांकि भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन जो कि निषादों का वोट, एक मुश्त वोट पाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ से इनके 36 के रिश्ते हैं। 36 का आंकड़ा है दोनों के बीच में। न तो संजय निषाद योगी से बात करते हैं और न योगी संजय निषाद से बात करते हैं, तो जब कम्युनिकेशन गैप है तो वोटों का समीकरण कैसे बिठा सकते हैं और कैसे जीत हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ी जातियों के वोट पर पहले जैसा एकाधिकार नहीं रह गया है जैसा कि 2017 में था। एकाधिकार की तो बात छोड़े, जो लाभार्थी पिछड़ी जाति के इन्हें वोट देंगे, और उसमें से भी बहुत कम ऐसे हैं जिन्हें कि जो कि जाति समीकरण के आधार पर वोट देने वाले हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पिछड़ी जातियों के लाभार्थी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। जो लाभार्थी वोट देंगे उस वोट के बूते भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में निर्णायक जीत नहीं हासिल कर सकती है, जिस तरह से पिछले 2017 के चुनाव में हासिल किया था। चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मनोबल आज 3 मार्च के चुनाव में मनोबल डाउन दिखा और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। यह आरोप न सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ है। मतलब कि जो 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी को घमासान होने वाला है, वो घमासान अभी से छिड़ गया। हरीश द्विवेदी एक अधिकारी, एक नेता हैं पूर्वांचल के, इन्होंने आरोप लगाया है कि जितने भी अधिकारी चुनाव से जुड़े हुए हैं वे अखिलेश के पक्ष में
अखिलेश के साथ हैं, अखिलेश को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी जीत रही है और इस जीत की हवा को भांप करके अधिकारी अभी से कन्नी काट लिए हैं योगी सरकार से, और वे समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी का साथ देंगे तो वही अधिकारी सबसे नजदीकी माने जाएंगे। जब सपा सरकार बनेगी तो अखिलेश के सबसे निकट वही अधिकारी माने जाएंगे जो उन्हें इन चुनावों में साथ दे रहे हैं। और इसके लिए कोई और नहीं बल्कि हरीश द्विवेदी, जो कि पूर्व विधायक भी रहे हैं और पूर्वांचल के अच्छे नेता माने जाते हैं, ब्राह्मण नेता हैं, इन्होंने ये आरोप लगाई है और इस आरोप में काफी हद तक सच्चाई भी नजर आती है। तो साथियों, योगी के साथ संजय निषाद धोखा दे रहे हैं। 36 का आंकड़ा बताया जा रहा है इन दोनों में। और आज जिस तरह से ममता बनर्जी ने बनारस में आकर के मोदी के गढ़ में मोदी को, योगी को ललकारा है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हो गई है। बताया यह जा रहा है कि जितनी भीड़ आज ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की रैली में थी, इतनी भीड़ प्रधानमंत्री की रैलियों में से भी ज्यादा थी। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि बंगाल में तो खेला हो गया और अब वही खेला यहां भी होने वाला है। वहां के कुछ नेताओं से बातचीत में, फोन पर ही बात किया था मैंने, उन लोगों ने कहा कि जिस तरह से मोदी ने दीदी ओ दीदी कह करके एक मुश्त वोट महिलाओं का लिया था बंगाल में, उसी तरह से योगी ने गर्मी उतार देने की बात कह करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। और भारतीय जनता पार्टी को जो लोग वोट देने थे, पिछड़ी जातियों के लोग या यादव लोग जो वोट देने वाले थे, दलित समाज के लोग, वो भी गर्मी उतारने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी से खफा होकर के अखिलेश यादव के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने बहुत भावुक होकर के भाषण दिया और योगी मोदी का खदेड़ा करने के लिए प्रदेश की जनता को संबोधित किया। बल्कि उन्होंने तो यहां तक कहा, भारतीय जनता पार्टी को कहा कि भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को, योगी को एक धक्का और दो। इस तरह के स्लोगन, इस तरह के नारे पहले भी हुआ करते थे और उसी को अभी तक शायद इन चुनावों में किसी ने उपयोग नहीं किया था, उसका उपयोग आज ममता बनर्जी ने किया। तो अखिलेश के साथ ओम प्रकाश राजभर, लालजी वर्मा जो कि कुर्मियों के नेता हैं, और राजभर जातियां भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुतायत हैं। कुर्मी भी हैं, मौर्य भी हैं, और मौर्यों के नेता कुशवाहा, मौर्य, कुशवाहा, शाक के सैनी जितने भी हैं, इन सब के नेता, सबसे बड़े नेता, कद्दावर नेता अगर कोई है तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा ने, जो कि उनके प्रतिद्वंदी हैं, फाजिल नगर सीट से सुरेंद्र कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रतिद्वंदी हैं। उसी प्रतिद्वंदी ने जिस तरह से हमला किया उसे पूरा देश ने देखा है। और संघमित्रा मौर्य ने जिस तरह से हमले के बाद भावुक अपील किया है और अपने पिता को वोट देने के लिए, एक मुश्त वोट देने के लिए अपील किया है, आज उसे देखा भी गया। फाजिल नगर सीट पर वोट देकर लौटते समय लोगों से जब पूछा गया कि आपने किसको वोट दिया, तो अधिकांश लोगों ने यही कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया, और इसलिए दिया कि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी आक्रमण करवाई है, हमला करवाई है और उनके जान को खतरा उत्पन्न हो गया था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई है, क्योंकि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम खुद ही उसने किया है। और सुरेंद्र कुशवाहा की हालत फाजिल नगर में पतली हो गई है। बीएसपी के उम्मीदवार की भी हालत पतली हो गई है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हादसा होने की वजह से।
तो इस तरह से आज योगी के गढ़ में भी चुनाव था। गोरखपुर सदर से पहली बार योगी आदित्यनाथ विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और इनके खिलाफ शुभावती शुक्ला, जो कि एक विधवा हैं और चर्चित ब्राह्मण नेता की पत्नी हैं, उन्हें खड़ा किया है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी को यहां पर जीतने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से शुभावती शुक्ला जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में भावुक अपील कर रही हैं, उससे यही लगता है कि योगी के लिए यह सीट मुश्किल होने वाली है। और उनकी मुश्किल का दूसरा कारण चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण भी हैं। उन्होंने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ललकारा है और दलित समाज के वोट पर एक मुश्त कब्जा करने की बात कही है। हालांकि शुभावती शुक्ला और चंद्रशेखर आजाद रावण को जीत पाना मुश्किल है, क्योंकि यह योगी का गढ़ है, लेकिन पासा पलट भी सकता है, इसका संकेत भी मिला है आज चुनाव के दौरान। बहुत से यूट्यूब चैनल के लोग वोट देकर के लौटते समय, वोट देने जाते समय लोगों से बातचीत किया, तो उसमें कई चैनलों ने तो यह चीज भी दिखाया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। अभी इसमें कितना हकीकत, कितना फसाना, कुछ नहीं कहा जा सकता है, यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी को जितना वोट मिलने की आशंका है, उतना वोट नहीं मिल पाएगा और जीत की मार्जिन ज्यादा नहीं होगी। 5,000 से 10,000 या इसके आसपास ही मार्जिन रहेगी और यह जीत हार में भी बदल सकती है। अगर दलित समाज का 22% वोट और ब्राह्मण समाज का 10% वोट और पिछड़ी जातियों का वोट, मुसलमानों का वोट शुभावती शुक्ला को मिलता है तो, और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हारते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए और सबसे ज्यादा कट्टरपंथी नेता माने जाने वाले हिंदू समाज के कट्टरपंथी नेता, आरएसएस के चहेते योगी आदित्यनाथ के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब वो अपनी सीट नहीं जीत पाएंगे तो किस तरह से बाकी 9 सीटों पर जीत दिला पाएंगे। और इन 9 सीटों में गोरखपुर की पिछले 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिली थी। चिल्लूपार सीट पर 25,000 वोटों से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीता था। और अगर इन 9 सीटों में से, और उम्मीद की जा रही है, प्रेक्षकों का कहना है, विश्लेषण करने वाले यूट्यूब चैनलों का कहना है, जो कि तटस्थ हैं, सटीक विश्लेषण कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं, उनका कहना है कि 9 में से कम 4 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी की झोली में आने वाला है। अगर 4 सीटें हार जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी सेंधमारी मानी जाएगी और यह माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो गोरखपुर को कट्टर हिंदुत्व के नाम से जान करके, कट्टर हिंदुत्व के नाम से जिसकी पहचान थी, वहां पर समाजवादियों और पिछड़ों का परचम लहराना शुरू हो गया है। और यह परचम लोकसभा चुनाव तक लहरा सकता है, या तब तक हो सकता है कि 4 से ज्यादा सीटों पर या पूरे लोकसभा क्षेत्र पर पिछड़ी जातियों का कब्जा हो जाए, समाजवादी पार्टी का कब्जा हो जाए, क्योंकि अभी 2 साल बाकी है लोकसभा चुनाव। यादव और मुस्लिम का जो वोट है वो तो एक मुश्त मिल रहा है समाजवादी पार्टी को, लेकिन पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों में इनका भी वोट मिल रहा है, काफी हद तक वोट मिल रहा है। लगभग 50% वोट हैं
पूर्वांचल में पिछड़ी जातियों के, अति पिछड़ी जातियों के। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि लाभार्थी होने का मतलब कि जिन्हें इन्होंने राशन दिया है, पैसे दिए हैं, मकान दिया है, उसका और नमक हलाली नहीं करने की बात, नमक हरामी नहीं करने की बात, या नमक अदा करने की बात किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने की है। तो नमक अदायगी में जरूर जो है पिछड़ी जातियों के वोट जाएंगे, लेकिन यादवों के वोट, मुसलमानों के वोट, वो लाभार्थी भले हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाले हैं। और पिछड़ी जातियों के वोट भी, जो लाभार्थियों का वोट जाने वाला है भारतीय जनता पार्टी को, इससे भी भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं होने वाली है। जहां पर त्रिकोणीय संघर्ष है वहां पर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल जाए। अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, इन तीन में से एक आध जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। लेकिन जहां पर डायरेक्ट मुकाबला है, सीधा मुकाबला है, वहां पर समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। और उसकी जीत की सिर्फ एक ही वजह नहीं है पिछड़ों, अति पिछड़ों की, बल्कि किसान आंदोलन से लेकर के महंगाई, कोरोना, आवारा पशुओं की समस्या। सबसे बड़ी समस्या तो आवारा पशुओं की है। आवारा पशुओं की समस्या और कोरोना काल में हुई लाखों मौतों का फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। हालांकि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसे अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन बसंत के महीने में जो हवा बह रही है पूर्वांचल में, पुरवैया, उसमें समाजवादी लाल टोपी की खुशबू जरूर महक रही है। और यह महक क्या उसे 203 सीटें दिला सकती है 10 तारीख को, वो तो देखा जाएगा। लेकिन पर्यवेक्षक, विश्लेषक और समीक्षकों का यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को 150 से लेकर के 180 सीटें मिल सकती हैं और समाजवादी पार्टी को 180 से लेकर के 250 सीटें तक मिल सकती हैं। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, हमने भी इन आंकड़ों को यूट्यूब चैनलों से कलेक्ट किया है, अखबारों से, और लोगों के ओपिनियन को देख करके हमने भी ये निष्कर्ष निकाला है कि समाजवादी पार्टी 203 का जादुई आंकड़ा जरूर छू लेगी। लेकिन एक खतरा बना रहेगा कि जो समाजवादी पार्टी के अगर इन्हें अति आत्मविश्वास होगा तो हो सकता है कि स्थिति इनके पक्ष में न रहे और इन्हें फिर से नए सिरे से सोचना पड़े।